सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नवसारी में की लखपति दीदियों के साथ बातचीत। प्रधानमंत्री ने कहा 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है लक्ष्य। आने वाले समय में ये संख्या 5 करोड़ तक करने की है योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गिर सोमनाथ में 3 सहकारी चीनी मिलों के पुनर्जीवन व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का किया शुभारंभ। खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली इन चीनी मिलों से रोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा। होली त्योहार के पहले छत्तीसगढ़ गन्ना किसानों को मिली बड़ी सौगात। बोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने किसानों के लिए 5.22 करोड़ रुपए का भुगतान किया जारी। गुरुग्राम में 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन। जिला किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए किया गया प्रेरित। किसानों को मोटे अनाज का करना चाहिए अधिक से अधिक उत्पादन। सभी नागरिकों को करना चाहिए मोटे अनाजों का सेवन। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नवसारी में लखपति दीदियों के साथ बोर्ड रूम शैली में बातचीत की। ये बातचीत ठीक वैसे ही थी जैसे पीएम कंपनियों के सीईओज के साथ बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक नोटपैड और पेंसिल था और वे चर्चा के प्रमुख बिंदुओं को नोट कर रहे थे। अधिकांश महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और उनके द्वारा दी गई प्रेरणा के कारण ही वे लखपति दीदियां बनने में सफल हुई हैं। लखपति दीदियों के सकारात्मक अनुभव और प्रगति को सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हैं और आने वाले समय में ये संख्या 5 करोड़ तक करने की योजना है। महिलाओं ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कुछ वर्षों में वे लखपति दीदी कार्यक्रम की जगह करोड़पति दीदी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। महिला दिन से हमने मान सम्मान મળ્યું છે और हम बहुत खुश છીએ। महिला दिवस दुनिया भले ही आज महिला दिवस मनाता हो, लेकिन हमारे संस्कारों में और हमारे देश की संस्कृति में मातृ देवो भव से शुरू होता है और हमारे लिए 365 दिन मातृ देवो भव होता है। मैं शिवानी महिला मंडल में हम बीड वर्क का काम करते हैं, मोतियों का, जो हमारा सौराष्ट्र का कल्चर है सर। हमने 400 से ज्यादा बहनों को तालीम दी है बीड वर्क की। 11 बहनों में हम जो 3-4 बहनें हैं वो मार्केटिंग का काम संभालते हैं और 2 बहनें सब हिसाब किताब। मार्केटिंग वाले बाहर जाते हैं? हाँ सर, आउट स्टेट में सब जगह। मतलब पूरा हिंदुस्तान घूम लिया? हाँ सर, पूरा कोई मेजोरिटी कोई सिटी बाकी नहीं रखा। मेरा जो सपना है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, था मुझे लगता है आप लोग 5 करोड़ को पहुंचा देंगे। पक्का प्रॉमिस करा देंगे। हमारा वार्षिक टर्नओवर 25 से 30 लाख तक का है। मेरा खुद का 2.5 से 3 लाख तक का मेरा खुद का है। मेरी जो दीदियां है वो 2-2.5 लाख से ऊपर कमाती है। सर आपकी बदौलत, आपके आशीर्वाद से तो हम महिलाएं इतनी कठिनाई के बाद भी यहाँ ऊंचे मुकाम तक पहुँचे और लखपति दीदी बन गए। जब ये लोग सुनते हैं कि मोदी जी लखपति दीदी बनाना चाहता है तो क्या लगता है लोगों को? सर सच्ची बात बोलूं, पहले उनको लगता है कि मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं औरतों के लिए। लखपति मतलब एक 5-4 जीरो होते हैं उसके अंदर, और वो पुरुषों के जेब में ही अच्छे लगते हैं। आज लखपति है, 2-4 साल बाद इसी दिन हम सब करोड़पति दीदी के इवेंट में बैठने वाले हैं। मुझे एक बहन मिली थी, वो कह रही थी मुझे तो साइकिल चलाना नहीं आता था, मैं ड्रोन चलाती हूँ। हम प्लेन तो नहीं उड़ा सकते, लेकिन ड्रोन तो उड़ा के पायलट तो बन गए। पायलट बन गए। ત્યારે મારા પાસે ખાલી 12 જ બહેનો હતી, 12 બહેનોથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું। અત્યારે ગ્રામ 8 માં 75 બહેનો કામ કરે છે। કેટલું કમાતા હશે બધા?
બધા બહેનો અત્યારે જે રાધેકૃષ્ણ મંડળની વાત કરું તો અહીંયા બહેનો પશુપાલન ને ભરતભૂષણ બે કરે છે. એ 12 મહિનાના 9.5-10 લાખની આસપાસ કમાય 10 लाख रुपया હા એટલા કમાય છે. ऑनलाइन जो बिजनेस के मॉडल होते हैं उसमें आपको एंटर होना चाहिए. मैं सरकार को भी कहूंगा आपको मदद करें. दुनिया में लोगों को पता चलना चाहिए कि भारत में महिलाएं सिर्फ घर काम करती हैं जो कल्पना ऐसा नहीं है. वो भारत की आर्थिक शक्ति बनी हुई है. मैं समझता हूं कि ये सामर्थ्य जो है वो देश को बहुत लाभ करेगा. महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ प्रेरणादायक भारतीय महिलाओं ने शनिवार को अपनी कहानी शेयर की है. इसमें से एक नाम है बिहार की अनीता देवी का. अनीता देवी को मशरूम लेडी के नाम से भी जाना जाता है. बिहार के नालंदा जिले के अनंतपुर गांव की निवासी अनीता देवी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी स्टार्टअप यात्रा साझा की है. अनीता देवी को मशरूम लेडी के नाम से भी जाना जाता है. संघर्षों से लड़कर आत्मनिर्भर बनने की मिसाल अनीता देवी ने नालंदा जिले के अनंतपुर गांव से अपने सफर की शुरुआत की. साल 2016 में जब स्टार्टअप्स की लहर तेज हो रही थी तब उन्होंने भी माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना कर खुद का व्यवसाय शुरू किया. आज वह मशरूम उत्पादन के जरिए न केवल अपने परिवार को सशक्त बना रही हैं बल्कि सैकड़ों महिलाओं को भी रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना चुकी हैं. अनीता ने बिहार सरकार की जीविका परियोजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया और फिर इसे अपनी आजीविका का जरिया बनाया. उन्होंने अन्य महिलाओं को भी इस कार्य से जोड़ा जिससे नालंदा की कई महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकीं. मेरी आमदनी बहुत कम थी, घर में जूझती रहती थी, तो हमको लगा कि अब कुछ करना चाहिए. तो हम घर से बाहर निकलकर हमने एक मशरूम का ट्रेनिंग लिया और जीविका से भी जुड़ी. जीविका से जुड़ने के बाद हमने मशरूम का ट्रेनिंग करके आए तो हमने 150 रुपये से पहले शुरुआत की. उसके बाद 10,000 रुपया का लोन लिया. लोन लेने के बाद हमने मशरूम को और बढ़ाया. धीरे धीरे आज हमारे कैपेसिटी 500 रखने की हो गई है और उसमें 10 महिला काम करती है. उनकी कंपनी अब किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक जैसी जरूरी चीजें भी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है जिससे कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है. अनीता देवी का मानना है कि आर्थिक स्वतंत्रता ही महिलाओं के सम्मान और सामाजिक स्थिति को मजबूत कर सकती है. आज महिलाएं किसी से कम नहीं है और किसी क्षेत्र में भी कम नहीं है. वो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ने का साहस और हिम्मत भी करती है. और इसी के साथ और सारी महिलाओं को मैं ये शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है. किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर काम कर सकती हैं, घर से बाहर निकल सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है. अगर जिनके पति अगर पाबंदी लगाते हैं उनको भी ये समझ बूझ लेना चाहिए कि आज ज़माना उस तरह का नहीं रहा. अगर 2 नहीं 4 हाथ अगर काम करेंगे तो हमारा तरक्की आगे होगा. अनीता देवी आने वाले समय में मखाने से जुड़े काम के बारे में सोच रही हैं. अपने बल पर दुनिया में एक अलग मुकाम बनाने वाली अनीता देवी की ये कहानी इस बात का सबूत है कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है. ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़. और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे. अमित शाह अपनी पत्नी के साथ सीधे सोमनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की. इसके बाद शाह कोडिनोर पहुंचे और वहां उन्होंने गिर सोमनाथ में इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा कोडिनार, तलाला व वलसाड की 3 सहकारी चीनी मिलों के पुनर्जीवन व आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया. शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली इन चीनी मिलों से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा. मोदी सरकार में सहकारी चीनी मिलें किसान कल्याण व ऊर्जा उत्पादन के स्रोत के रूप में विकसित हो रही हैं. अमित शाह ने कहा कि इससे इस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा. करीब 10,000 किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. उनके जीवन में समृद्धि का द्वार खुलेगा. अमित शाह ने कहा कि अन्नदाता कहलाने वाले किसान अब ऊर्जा दाता भी बनेंगे. शाह ने कहा कि शुगर फैक्ट्री से इथेनॉल और इससे बिजली बनाकर ऊर्जा और गैस का उत्पादन भी होगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडियन पोटाश लिमिटेड इस क्षेत्र में किसानों को गन्ने की बुआई के लिए उन्नत बीज प्रदान करेगा. इससे गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा,
ड्रोन तकनीक से खाद का छिड़काव किया जाएगा। और होली त्योहार के पहले गन्ना किसानों को बड़ी सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर होली के त्योहार से पहले गन्ना किसानों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने 7 मार्च को 5.22 करोड़ रुपए का भुगतान जारी कर दिया है। पेराई सत्र 2024-25 के दौरान गन्ना किसानों को 315.10 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है। अब तक कारखाने द्वारा कुल 50.21 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिससे क्षेत्र के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिला है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा इस सत्र में कुल 2.78 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की गई, जिससे 2.59 लाख क्विंटल शक्कर का उत्पादन हुआ। ये सफलता क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के हक और सम्मान को सर्वोपरि मानती है। हमने सुनिश्चित किया है कि होली से पहले किसानों को उनका मेहनताना मिले, ताकि वे खुशी और आत्मनिर्भरता के साथ त्योहार मना सके। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम जिले के किसानों को मिलेट्स यानी मोटे अनाज की खेती के प्रति प्रोत्साहन देने और इससे स्वास्थ्य लाभों के प्रति सभी को जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को सोहना ब्लॉक में जिला स्तरीय 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा ये मेला देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर अनिल तंवर ने मेले के आयोजन से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को मोटे अनाज के लिए कृषि विभाग लगातार जागरूक कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को मोटे अनाज का उत्पादन अधिक से अधिक करना चाहिए। सभी नागरिकों को मोटे अनाजों का सेवन करना चाहिए। इनके सेवन को खाने में प्रयोग करें, जिससे कि उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे। उन्होंने बताया कि मोटे अनाज ग्लूटेन फ्री होते हैं। मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन व जिंक आदि पोटेशियम तत्व होते हैं, जो तंदुरुस्त जीवन के लिए बेहद आवश्यक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेले में आए किसानों की नैनो DAP व नैनो यूरिया के फायदे पूरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर पंजीकरण करवाने, PM फसल बीमा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा डिग्गी के निर्माण पर अनुदान दिया जाता है। ऐसे में अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा इस वर्ष बजट में वृद्धि की गई। इस कड़ी में राजस्थान के राज्य मंत्री के बिश्नोई ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में प्रदेश में कृषि कार्य के लिए डिग्गी निर्माण के लिए वार्षिक लक्ष्य को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने की घोषणा की गई है। उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि पूर्व में लॉटरी के आधार पर डिग्गी निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रावधान था। तत्पश्चात अधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त होने पर पिछले वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लंबित आवेदन तथा वर्तमान समय के आवेदनों की क्रमानुसार डिग्गी निर्माण हेतु आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों में ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली है और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई। लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि इस साल यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा
6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। फिलहाल मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 7 मार्च को लहसुन का भाव था 8,000 रुपए। 8 मार्च को इसके भाव में 1,000 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में भारी गिरावट दर्ज की गई। यहां 7 मार्च को लहसुन का भाव था 6,250 रुपए। 8 मार्च को इसके सौदे 875 रुपए लुढ़क कर 5,375 रुपए पर हुए। देश की दूसरी मंडियों में लहसुन के भाव को देखें तो शनिवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 8,250 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में लहसुन 5,000 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 18,000 रुपए पर हुए। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय रबी फसलों की कटाई पूरी करें और खेतों की तैयारी के साथ बाजरा, लोबिया, मूंग, भिंडी और ग्वार की बुवाई शुरू करें। वहीं उत्तरी सौराष्ट्र क्षेत्र में रबी फसलों के भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह साफ कर निर्धारित नमी स्तर तक सुखाएं। यहीं इस समय मूंगफली और तिल की फसल में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिण सौराष्ट्र इलाके के किसानों को सलाह है कि वो इस समय मूंगफली की फसल में नियमित अंतराल पर सिंचाई करें और खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से निराई करें। इसके साथ ही यहां इस समय तिल, मूंग और उड़द की बुवाई की योजना बनाकर प्रमाणित बीज, उर्वरक और कीटनाशक की खरीद करें। वहीं दक्षिणी गुजरात में केले की फसल की उचित देखभाल के लिए मुख्य पौधे के आसपास से खरपतवार और रुकावटों को हटाएं। दक्षिणी गुजरात में ही आम के बागों में कीट और रोगों से बचाव के लिए नीम और नीलगिरी का धुआं प्रति हेक्टेयर 3 से 4 स्थानों पर करें। दक्षिणी गुजरात के भारी वर्षा वाले क्षेत्र में जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गन्ने की फसल में ड्रिप सिंचाई के अलावा मल्चिंग करें। यहीं टमाटर और मिर्च की फसल में खरपतवार नियंत्रण के अलावा
निराई गुड़ाई का काम पूरा करें। गुजरात के भाल और तटीय क्षेत्र के किसानों को गर्मी की फसलों की बुवाई की योजना बनाकर अच्छे गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरकों की खरीद करने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तर पश्चिम गुजरात में सरसों की परिपक्व फसल की कटाई करें, जबकि जीरे की फसल के लिए यह निर्देश दिया गया है कि बीजों का रंग बदलने के बाद ही कटाई शुरू करें। उत्तर पश्चिम गुजरात में ही भिंडी, ग्वार और लोबिया की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहां बैंगन के पौधों की शाम के समय रोपाई करें। वहीं मध्य गुजरात में गेहूं, चने और सरसों की कटाई जल्द से जल्द कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हृदय संबंधी बीमारी के चलते देर रात दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स में उनके हार्ट में स्टेंट सफलतापूर्वक लगाया गया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और मतदान होगा। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पार्टी ने राजधानी अगरतला में विशाल सभा को आयोजन किया। मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली गई। यहां नंदगांव से आए हुरियारों पर बरसाने की हुरियारिनों ने जमकर लाठी बरसाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरें और कम होगी। उन्होंने कहा कि कर दरों और स्लैब को युक्ति संगत बनाने का काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। किसानों के लिए आप क्या क्या सोच कर रखते हैं, क्या उनके लिए करेंगे? पंजाब का किसान हूँ 3-3 फसलें भी ले लेता, 2 तो ले ही रहे, 3-3 भी जड़े प्रोग्रेसिव फार्मिंग है जरूर इस वाल ध्यान दे रहे हैं। पेस्टिसाइड उसका बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। आपको नहीं लगता कि इसका इस्तेमाल जो है
थोड़ा कम करना चाहिए? बहुत सारे किसान ऑर्गेनिक खेती करने वाल भी उनका ध्यान हुआ। बहुत सारे लोग इसको चंगा मुनाफा भी ले रहे हैं। देखिए खास मुलाकात पंजाब के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डिया जी के साथ 9 मार्च रविवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। पशु की गाभिन होने में हो रही है समस्या। क्या बार बार पशु मधुचक्र के दिखा रहा है लक्षण? ये हो सकते हैं रिपीट ब्रीडिंग के संकेत। क्या है ये रिपीट ब्रीडिंग? कैसे पाए निजात? जानने के लिए देखिए पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग, कारण और उपचार इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए, तेलों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए, आयात को कम करने के लिए देश में चल रहा है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। सरकार किसानों को पाम ऑयल की खेती के लिए कैसे प्रोत्साहित कर रही है? सब्सिडी भी दिया जाता है और ये हम लोग को जो एम्प्लॉयमेंट जो है ना, उन लोग को भी सुपरवाइज के लिए भी बेचता है। पर हेक्टर ये डिपार्टमेंट का थ्रू से 4000 करके मिल रहा है। ऑयल पाम की शुरुआत 2015-16 से हुई थी। पहला साल लगाया, प्लांटिंग किया है, तो 1 मीटर डिस्टेंस छोड़ के लगाना है। किसान प्रश्न मंच में इस बार चर्चा इसी मिशन की। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग गांव से 9 मार्च रविवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण 10 मार्च दोपहर 2 बजे दूरदर्शन किसान पर। अपना सारा ध्यान बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। अब निशाना लगाओ। कुछ जलने जैसी गंध आ रही है। ओम वरुण देवाय नमः। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। बेंगलोर आने के बाद तो मैं एक बार भी पेटीएम नहीं गया। एटीएम से नहीं निकले, एईपीएस से निकले हैं, आधार इनेबल्ड से। ये देखो मेरे अकाउंट में करीब 2.5 लाख रुपए थे, अब 523 रुपए बचे हैं। कितनी बार पैसे निकले? 10 बार पैसे निकले हैं। या तो गोपाल जी खुद गए थे उस दिन, या उनके जैसा दिखने वाला कोई आदमी गया था उस दिन। साइबर क्राइम की दुनिया में इस तरह के अटैक को हम अवेलेबिलिटी चैलेंज बोलते हैं। क्रिमिनल कई दिनों से मेरे पीछे था। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।